अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ख़ास है। बिफोर हम उस टॉपिक की तरफ चलें, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बेंजीन के एतबार से कुछ ख़ास और अहम बातें स्टडी की थी कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसने डिस्कवर किया। और फिर मज़ीद हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि कैक्यूल वो शख्स था जिसने 40 साल की इतनी बड़ी अरसे को क्रॉस करके फाइनली बताया कि किस तरह का बेंजीन का स्ट्रक्चर हो सकता है, और उस पर उसने काफ़ी सारे पॉइंट्स भी दिए और आर्गूमेंट्स दिए, डिफरेंट बातों को सपोर्ट किया बाय गिविंग दी प्रूफ्स। सो फिर हमने देखा कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर था कैक्यूल के स्ट्रक्चर के एतबार से अगर उसे देखा जाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो रिलेट नहीं हो रही थी। तो एक्सरे स्टडीज इज द नेक्स्ट पॉइंट। एक्सरे स्टडीज ऑफ बेंजीन स्ट्रक्चर। एक्सरे स्टडी जब बेंजीन स्ट्रक्चर की गई तो कुछ एनालिसिस से कुछ चीज़ें सामने आई। एक्सरे स्टडी जब भी आपके पास किसी भी स्ट्रक्चर की जाती है तो उससे उसकी शेप का, उसके अंदर मौजूद एटम्स का, उनकी लेंथ्स का और उनके अंदर मौजूद डिफरेंट एटम्स के दरमियान की लेंथ्स, इन सब और एंगल्स स्पेशली इनका पता चलता है। तो एक्सरे एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए। तो जब बेंजीन स्ट्रक्चर की एक्सरे स्टडी की गई तो पता चला कि एक्सरे स्टडी ऑफ बेंजीन हैव कन्फर्म द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर इट। तो क्या कन्फर्म हुआ कि आपके पास जो बेंजीन की एक्सरे स्टडी है उसने ये बताया कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल कहते हैं ऐसी शेप को जिसकी 6 साइड्स होती हैं, और आपने प्रीवियसली कैक्यूल के बताए जाने वाले स्ट्रक्चर में भी देखा, उसका भी यही कहना था कि बेंजीन एक साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसकी 6 साइड्स होती हैं। तो एक तो इसके शेप के हवाले से पता चला कि स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और कितने एटम्स पर मुश्तमिल होगा। फिर मजीद जो स्टडीज रिवील कर रही हैं वो क्या बता रही हैं, दीज स्टडीज हैव आल्सो रिवील्ड दैट ऑल द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर इन द सेम प्लेन। कि जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स हैं जो बेंजीन के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सब एक ही प्लेन में हैं, एक ही को प्लेनर हैं। तो ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि एटम्स का पता चल गया और उसकी शेप का पता चल गया। फिर तीसरी अहम चीज जो इंफॉर्मेशन के तौर पर मिली वो थी कि एंगल्स, जितने भी एंगल्स थे वो बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर वो थे 120 डिग्री के। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास है एंगल, ये आपने एंगल एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर रखना है। इसके बाद आप देखें तो हमारा जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है क्योंकि वो कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स पर मुश्तमिल है तो लिहाजा इनमें जो बॉन्डिंग होगी वो कार्बन और कार्बन या कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान होगी। तो जितनी भी कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ्स थी वो लगभग 1.397 एंगस्ट्रम कार्बन और कार्बन के दरमियान की थी और 1.09 एंगस्ट्रम आपके पास जो है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान की लेंथ थी। इसी चीज को आप अगर स्ट्रक्चर में देखें तो आप देख सकते हैं कि ये एक 6 जो है साइडेड वाला स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल शेप है इसकी, जिसमें 6 कार्बन के एटम हैं और 6 ही हाइड्रोजन्स हैं जो अटैच हैं, और अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद है। और अगर हम बात करें जनरली तो ये जो एंगल है ये 120 डिग्री का होता है। दिस वन एंगल इज 120 डिग्री, ये जो आपने ऊपर देखा तो ये 120 आप मेंशन कर लें। और इसके साथ नीचे यहाँ पर कार्बन और कार्बन की जो बॉन्ड की लेंथ है वो अगर हम देखें तो इसका तखमीना लगाएं तो ये 1.397 एंगस्ट्रम बनती है। अगेन ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान का जो बॉन्ड है इसकी जो लेंथ है वो है 1.09 एंगस्ट्रम। तो इस तरह से एक्सरे जो एनालिसिस है उसने रिवील किया बेंजीन का स्ट्रक्चर विद द लेंथ्स, विद द बॉन्ड एंगल्स एंड विद द एटम्स एंड विद द शेप। अब यहाँ से अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो वो क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इन्फॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड बाय द एक्सरे एनालिसिस ऑफ बेंजीन। कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है जब हम बेंजीन का एक्सरे एनालिसिस करते हैं। तो इस तरह से आप फिर उसमें डायग्राम भी बनाएंगे और सारे पॉइंट्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट अब हम आएंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। एक्सरे एनालिसिस हो गया, कैक्यूल का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, बेंजीन के स्टेट चेंज स्ट्रक्चर रूल आउट की कहानी भी हमने पढ़ ली और उनको देख लिया कि किस तरह से बेंजीन जो है स्टेट चेंज स्ट्रक्चर नहीं रखता। अब हम बात करेंगे आज जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट को लेकर बेंजीन के स्ट्रक्चर को मजीद रिवील किया गया है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में के लिहाज से भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट को बुनियाद बनाकर बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया है, वो है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। यानी बेंजीन का एटॉमिक ऑर्बिटल लेवल पर आकर ट्रीटमेंट किया गया। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, आप इसमें ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं, आप हाइब्रिडाइजेशन की अप्रोच को देख चुके हैं, तो ये उससे मुतल्लिका है। प्रीवियस चैप्टर 7 के अंदर आपने इन डिटेल हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो वहां से भी आपको मदद मिल सकती है। अगर वो आपने प्रिपेयर किया है तो आप इन बातों को आसानी से अंडरस्टैंड करेंगे, जो आज हम बेंजीन के हवाले से देखेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि एक्सरे एनालिसिस ने हमें बताया कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है, हेक्सागोनल फ्रेमवर्क। अब हेक्सागोनल फ्रेमवर्क ऑफ बेंजीन कैन बी कन्वीनियंटली एक्सप्लेन्ड यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच। यानी इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट का, जिस अप्रोच का सहारा लिया गया, वो है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है विच इन्वॉल्व्स द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी टू गिव राइज टू न्यू इक्विवेलेंट हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम शेप एंड एनर्जी। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप डिफरेंट ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी और जिनकी शेप डिफरेंट होती है उन्हें इंटरमिक्स करते हैं, और इंटरमिक्सिंग के दौरान आपके पास जो नए ऑर्बिटल्स, डिपेंडिंग ऑन द ओवरलैपिंग एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स, जो डेवलप होते हैं वो बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं, शेप के एतबार से भी और एनर्जी के एतबार से भी। तो इस सादा से प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जिसकी आपने फिर sp3, sp2 और sp 3 टाइप्स पढ़ी थी इन डिटेल विद द सूटेबल एग्जांपल्स। तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर इसको डिस्कस किया गया। तो उस कॉन्सेप्ट को अगर हम मद्देनजर रखें और हम इस पर मजीद बात करें तो क्या है इसमें कि अकॉर्डिंग टू दिस ईच कार्बन इन बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज। जैसा कि आप जानते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कार्बन पर मुश्तमिल है और कार्बन भी इस तरह से कनेक्टेड है कि एक सिंगल और एक डबल बॉन्ड बन रहा है। तो सिस्टम में डबल बॉन्ड जब भी आ जाए और कोई भी एटम डबल बॉन्ड एक्वायर करे तो उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप फॉलो होती है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बेंजीन के अंदर जितने भी कार्बन हैं वो सब sp2 हाइब्रिडाइज हैं। अब ये अगर sp2 हाइब्रिडाइज हैं तो फिर इनके अंदर होगा क्या? The 3 sp2 hybrid orbitals on each carbon are utilized to form 3 sigma bonds, 2 with adjacent carbon atoms and 1 with hydrogen. इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम आ जाएंगे कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, और पहले इसको देखेंगे कि ये sp2 हाइब्रिडाइज के होने के साथ साथ 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और वो कैसे बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो पहले उस चीज को देखते हैं, फिर इस पॉइंट पर आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कार्बन की आप देखें, जैसा कि आपने देखा डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन फॉलो होगी। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ग्राउंड स्टेट पे अगर आप इसे लें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं 2px, 2py और 2pz। तो जब आपने 4 यहाँ फिल कर लिए, 1 2 3 4, फिर 5 और 6 इसमें आकर फिल होगा। तो ये जो 2pz ऑर्बिटल है ये एम्प्टी रहता है जब आप ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही एक्साइटेड स्टेट आ जाती है तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होकर 2pz ऑर्बिटल में चला जाता है। तो इस तरह से पहले 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बाकी सारी जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहेगी। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, एक आपका शिफ्ट हो जाएगा 2pz में, 2px में भी 1, 2py में भी 1, 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आप देख रहे हैं। फिर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की अगर हम बात करें कार्बन 6 के हवाले से तो 1s में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ उतने ही ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं जो आपके पास एटम की जो नौयत होती है, जिस तरह की हाइब्रिडाइजेशन वो एक्वायर करता है रिगार्डिंग टू द नेचर ऑफ द बॉन्ड। अब क्योंकि डबल बॉन्ड है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो लिहाजा एक s और p के सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल्स जो है आपस में इंटरमिक्स करेंगे, तीनों ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स नहीं होंगे। तो लिहाजा 2s, 2px और 2py जब आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं तो इस तरह की हालत ही एक्वायर कर लेते हैं, और तीनों ऑर्बिटल्स अपनी नेम के एतबार से sp2 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 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है जो तैयार है नेक्स्ट एटम के साथ बॉन्डिंग करने के लिए और अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए। अब रह गया जो आपके पास हाइब्रिडाइज नहीं हुआ था जो ऑर्बिटल 2pz, और उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है लेकिन वो सिस्टम में हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा नहीं बना, इंटरमिक्सिंग उसकी नहीं हुई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन आपके पास उसमें मौजूद है एक,
तो जब भी किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, तो वो क्या करता है, ये 2p z ऑर्बिटल है, आप यहाँ z मेंशन करेंगे। अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। जितने भी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में शामिल नहीं होते और अगर उनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो तो वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। और पाई बॉन्ड आपने इन डिटेल पढ़ा हुआ है कि साइडवेज ओवरलैप से जो बॉन्डिंग होती है। अब इसके साथ आपने देखा कि 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, और जितने भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये सब क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह कार्बन के 4 बॉन्ड मुकम्मल हो जाएंगे जब वो अपने बेंजीन के स्ट्रक्चर में डिफरेंट एटम्स के साथ, यानी कार्बन का कार्बन के साथ और कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जब वो बॉन्डिंग करता है तो इस तरह से यूटिलाइज होंगे बॉन्ड। अब अगर आप इस पॉइंट को लें, जैसे कि हमने भी देखा कि 3 sp2 के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, तो वो ये जिक्र खैर हो रहा है कि 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑन ईच कार्बन आर यूटिलाइज टू फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स। आप ये देख सकते हैं कि ये तीनों के तीनों sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, जिसमें से 2 अगर हम बात करें 2 विद एडजेसेंट कार्बन एटम्स, 2 इसमें से सिग्मा बॉन्ड जो बनेंगे वो कार्बन, जिस कार्बन के बनेंगे वो अपनी साथ वाली लेफ्ट और राइट कार्बन के साथ बना लेगी सिग्मा बॉन्ड, और तीसरा जो रह जाएगा वो किसके साथ डेवलप करेगी, 1 विद हाइड्रोजन। तो ये आप डायग्राम के थ्रू भी बड़ा आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन की अप्रोच हमारे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही है और किस तरह बॉन्डिंग जस्टिफाई हो रही है। अब हम देखेंगे मजीद जो अभी हमने अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को देखा। द अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटल रिमेन एट राइट एंगल टू दीज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यानी अगर आप इस डायग्राम को देखें जो एक सिग्मा फ्रेमवर्क को शो कर रही है, तो इस सिग्मा फ्रेमवर्क के साथ हम इसको समझेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लेट सपोज हम टॉप वाली कार्बन को ले लेते हैं, तो इसने 3 sp2 के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसके पास मौजूद हैं, और आप एंगल देखें तो 120 का एंगल सबका बन रहा है। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर इसके साथ वाले कार्बन को देखा जाए, ये 1 2 3 4 5 6 ये हेक्सागोनल शेप है और ये लोब लाइक डायग्राम है जिसमें आप लोब्स बनाते हैं। अब कार्बन के 3 लोब्स बनने थे, एक हाइड्रोजन की तरफ, 2 अपने साथ वाले कार्बन की तरफ। तो इस तरह इसके तीनों के तीनों sp2 के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूटिलाइज हो गए सिग्मा बॉन्ड बनाने में। सिग्मा बॉन्ड हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो भी बॉन्ड 2 एटम्स के दरमियान बनता है बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और हेड टू हेड ओवरलैप होता है, वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। तो हाइड्रोजन की तरफ से s का ऑर्बिटल और कार्बन की तरफ से sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो इस नतीजे में जो बॉन्ड बनता है ये सिग्मा बॉन्ड है। तो इस तरह से अगर आप टोटल काउंट करें, ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स डेवलप हो रहे हैं, जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी डेवलप कर रही है और कार्बन अपने ही साथ वाले एडजेसेंट कार्बन के साथ भी डेवलप कर रही है। तो अभी आपने पीछे पढ़ा कि 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से 2 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड ऐसे हैं जो कार्बन अपने एडजेसेंट कार्बन के साथ बनाएगी, यानी ये कार्बन अपने साथ वाले कार्बन के साथ जो बॉन्डिंग कर रही है वो आप देख सकते हैं कि 2 sp2 के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तीसरा जो रह गया था sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का, वो हाइड्रोजन के साथ वो शेयर करके बनाती है। तो इस तरह से 3 बॉन्ड जस्टिफाई हो गए, लेकिन कार्बन ओवरऑल 3 बॉन्ड नहीं बनाती, तो ये 4 बॉन्ड बनाती है, जिसमें से 3 आप सिग्मा देख रहे हैं, 1 2 और 3। इसी तरह हर एक को देखें, हर कार्बन को देखें तो 1 2 और 3, यानी 3 ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड जस्टिफाई हो रहे हैं पूरे स्ट्रक्चर में। लेकिन अभी एक बॉन्ड स्टिल रहता है, जो आपने पीछे 2pz का अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल स्टडी किया था, वो सिग्मा फ्रेमवर्क से ऑपोजिट होता है, एट राइट एंगल होता है। तो अभी हम उसको देख लेते हैं। द अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटल रिमेन एट राइट एंगल टू दीज sp2 ऑर्बिटल्स। अब जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, 2pz का जो ऑर्बिटल है वो राइट एंगल पर रहता है तमाम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से। सो इस तरह से ये सब प्लेन में आ गए, वो आउट ऑफ द प्लेन आ गया। सिंस ऑल द sp2 ऑर्बिटल्स आर इन द सेम प्लेन, therefore all the carbon and hydrogen atoms are coplanar। अगर आप गौर करें तो ये सारे आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन के जो सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं यहाँ पर एटम्स के आपस में, वो सब आपके पास एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है तमाम कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स, तो इसीलिए उसे कोप्लेनर कह रहे हैं। और आपने केक्यूल के फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा था कि वो उसका कहना था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर साइक्लिक होता है, रेगुलर होता है, प्लेनर होता है। तो वो प्लेनर इसलिए होता है कि तमाम एटम्स एक ही प्लेन में होते हैं। हम सिग्मा बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्डिंग
ओवरलैपिंग की बात करें, और इसी वजह से आप अगर इनके एंगल्स को भी देखें तो आप देख सकते हैं ऑल द एंगल्स आर ऑफ 120 डिग्री, तमाम एंगल्स 120 डिग्री के हैं, जो ये कंफर्म कर रहे हैं कि इसका रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और बेंजीन का रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। तो ये आपके पास सिग्मा फ्रेमवर्क है, जो डायग्राम आपने मस्ट बनानी है, मेंशन करनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन जब भी आए तो इसकी डायग्राम्स भी साथ ही बनाएंगे, सिग्मा फ्रेमवर्क की अलग बनाएंगे, पाई की अलग बनाएंगे और ओवरलैपिंग की आप अलग बनाएंगे। तो ये सिग्मा फ्रेमवर्क था। नेक्स्ट हम देखेंगे जो आपके पास है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जो भी हमने डिस्कस किया। ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है 2pz, इट पार्शियली ओवरलैप टू फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस शीथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड enveloping above and below the 6 carbon-carbon sigma bonds of the ring। अब क्या होता है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल है, हर कार्बन पर, अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो ये वही हेक्सागोनल फ्रेमवर्क है जो आपको फ्लैट हुआ हुआ नजर आ रहा है, और उसमें ये सिग्मा बॉन्ड्स हम शो नहीं कर रहे, जस्ट हम पाई बॉन्डिंग को समझने के लिए अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz के ऑर्बिटल्स को शो करें। अब एक कार्बन पर एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल कैसे डेवलप हो रहा है, अभी आपने पीछे हाइब्रिडाइजेशन में देखा कि कार्बन जब हाइब्रिडाइज होती है बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड के साथ, तो उसका एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का में जो है इन्वॉल्व नहीं होता और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं जिसकी आधी डेंसिटी अबव द प्लेन होती है और आधी बिलो द प्लेन होती है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम कार्बन्स पर एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz का ऑर्बिटल बना हुआ है जिसकी आधी डेंसिटी अबव द प्लेन है और आधी डेंसिटी बिलो द प्लेन है। तो ये जब आप इनकी अगर आप ओवरलैपिंग देखें तो ये पार्शियली ओवरलैप करते हैं और एक कॉन्टिन्यूअस शीट बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की। और वो कॉन्टिन्यूअस शीट कैसे आएगी, ये नेक्स्ट में आप देख सकते हैं, एक शीट बन गई है, ऊपर भी बन गई है और नीचे भी बन गई है, और बीच में वही हेक्सागोनल फ्रेमवर्क है। कैसे बनी है भाई, ये ऐसे बनती है जब आप देखें कि ऊपर वाले जितने भी लोब्स हैं जो प्लेन से ऊपर हैं, इस अगर आप इस कार्बन से स्टार्ट लें तो इसके ऊपर वाला ये लोब, इसके साथ वाली कार्बन का भी ऊपर वाला लोब, फिर नेक्स्ट वाले का भी एडजेसेंट का भी ऊपर वाला लोब, इसका भी ऊपर वाला लोब, इसी तरह इसका भी ऊपर वाला लोब, ये भी ऊपर वाला लोब, इस तरह 6 ये जो ऊपर वाले लोब्स हैं आपस में मिलकर एक रिंग बनाते हैं। तो हम कहते हैं कि जो कॉन्टिन्यूअस शीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है पार्शियली जब ओवरलैप करता है एनवेलपिंग अबव एंड बिलो द 6 कार्बन-कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ द रिंग, तो ये जो 6 कार्बन-कार्बन के सिग्मा बॉन्ड्स हैं उनको ऊपर से भी इन्वेलप कर लेते हैं और नीचे से भी इन्वेलप कर लेता है। जिस तरह ऊपर के लोब्स ने आपस में इंटरमिक्सिंग की है, इसी तरह नीचे के लोब्स भी आपस में इंटरमिक्सिंग करके एक रिंग डेवलप कर रहे हैं। Since each 2pz orbital is overlapped by the 2pz orbital of adjacent carbon atom, हर एक का 2pz ऑर्बिटल साथ वाले के साथ ओवरलैप करता है। तो इस ओवरलैपिंग को आप उसके नतीजे में क्या देखते हैं, डिफ्यूज और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जो आप ऊपर भी देख रहे हैं और नीचे भी देख रहे हैं। सो ये इस तरह से हमारे पास जो है डीलोकलाइज पाई ऑर्बिटल जो है रिफ्लेक्ट होता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से अगर पूछ लिया जाए, मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात हो तो एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट पर अलग एक पार्ट बन जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, जिसमें आपने डिटेल बतानी है सारी, और ये लॉन्ग नहीं है, बहुत लेंथी नहीं है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और साथ ही साथ इसकी डायग्राम्स भी आपने मस्ट मेंशन करनी है। अब हम मजीद एक्सरसाइज के कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपन्स व्हेन, बी पार्ट है इसका जी, वो कहता है कि क्या हुआ, यानी वो कंडीशन हमें दे रहा है, क्लोरीन इज पास थ्रू बेंजीन इन सनलाइट, यानी जब क्लोरीन बेंजीन से पास होती है सनलाइट की मौजूदगी में तो क्या होता है। आप सिंपली ये रिएक्शन लिखेंगे, बेंजीन बनाएंगे, फिर उसमें क्लोरीन डालेंगे, सनलाइट देंगे। तो आपने ये केक्यूज के आर्गुमेंट्स में पढ़ा था कि जब सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरीन ऐड होगी मतलब हैलोजिनेशन होगी, तो बेंजीन के तमाम जो 3 के 3 डबल बॉन्ड्स है वो ब्रेक हो जाते हैं और हाइड्रोजन आप रिप्लेस हो जाएंगे साथ, और बॉन्ड्स ब्रेक होने पर वहां पर आकर कौन अटैच हो जाएगा, क्लोरीन के एटम। तो 6 क्लोरीन है ये, तो ये सारे कॉर्नर्स पर हर कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हमने पहले पढ़ा भी था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाइफन हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन कहते हैं, यानी 6 साइड्स हैं और 6 आपके पास इसमें क्लोरो है तो हेक्सा क्लोरो, और फिर ये रिंग है साइक्लो, और सिंगल बॉन्ड वाला रिंग है तो साइक्लो हेक्सेन कहेंगे, या दूसरा इसका जो नेम बनता है वो बनता है हेक्सा क्लोरो बेंजीन। तो इस तरह से रिएक्शन की नौइयत आपसे पूछी जा सकती है कि ये कैसे क्वेश्चन को पूरा कर रहा है। एमसीक्यू एक रेलेवेंट है वो देख लेते हैं। द बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड्स, 2 डबल बॉन्ड्स, 1 डबल बॉन्ड, या डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो अगर आप इसकी ओवरऑल केस को देखें तो बेंजीन के
मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास इन डिटेल आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से बॉन्डिंग कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू है जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछा जाता है कि आपने कैसे इसको रिफ्लेक्ट करना है या ये कैसे बॉन्डिंग क्लियर करेगा।